तो बच्चों मैं आपको सेमीकंडक्टर आज 50 मिनट्स के अंदर कराने वाला हूं और ये सेमीकंडक्टर जो यूनिट है वो 7 मार्क्स की है। मतलब 1 घंटे से कम के समय में 7 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं। ये देखिए 50 मिनट 7 मार्क्स लिखा है और ये सेमीकंडक्टर ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है सीबीएसई की। ये 7 नंबर आपके यहाँ पे बन जाएंगे। मैं पहले इसके कॉन्सेप्ट को पूरा आपको करवाऊंगा, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा जिससे फटाफट 50 मिनट्स में आपका काम बन जाए। अच्छा, यहां पर टाइम इस टाइम की तो कोई बात ही नहीं क्योंकि एक ही चैप्टर है तो सीधे इस पे जा सकते हैं। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले आपको याद दिला दूं कि ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए हैं। श्योर शॉर्ट पीसीएम, श्योर शॉर्ट पीसीबी, इसी पैटर्न के क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, फुली सॉल्व्ड हैं। इनको लगाने के बाद आप पक्की तौर पे निश्चिंत हो सकते हैं, सही क्वेश्चन आपने लगाए एग्जामिनेशन ओरिएंटेड। तो इसको लेकर लगा लीजिए। अच्छा, वीडियो को शुरू करते हैं, जिस वजह से वीडियो बन रहा है। करते हैं सेमीकंडक्टर को स्टार्ट। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसे सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो मेटल से ज्यादा होती है और इंसुलेटर से कम होती है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि मेटल के केस में, ये बड़ा पूछे जाने वाला सवाल है, मेटल के केस में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाता है। सेमीकंडक्टर के केसेस में आप अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इसकी रेजिस्टिविटी कम हो जाती है या रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इसका सेमीकंडक्टर का जो अल्फा होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, वो निगेटिव होता है, ध्यान रखिएगा। और इस मेटल का क्या होता है, अल्फा पॉजिटिव होता है। अल्फा पॉजिटिव होने का मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी बढ़नी और सेमीकंडक्टर की टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी घटनी। ये बात आप पकड़ के रखिएगा। अब क्या होता है, जब सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन होता है तो उस समय इनके अंदर क्या बैंड्स बन जाते हैं, एनर्जी के बैंड्स। 3 मेजर बैंड्स होते हैं। कंडक्शन बैंड होता है, बीच में एक एनर्जी गैप और नीचे वाला वैलेंस बैंड बोला जाता है। तो जो वैलेंस बैंड का टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल होता है उसे वैलेंस बैंड ईवी बोलते हैं और जो कंडक्शन बैंड का लोवेस्ट एनर्जी लेवल होता है उसको ईसी बोलते हैं। और ईसी और ईवी के बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो एनर्जी गैप होता है। मतलब जो प्योर सिलिकॉन जर्मेनियम के जो सेमीकंडक्टर मिलते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस एनर्जी गैप के बीच में आपको कहीं नहीं दिखाई पड़ेंगे, या तो यहां रहेंगे और यहां इसी में रहेंगे। एक और स्पेशल जानकारी आपको दे देता हूं कि अगर इलेक्ट्रॉनों को करंट फ्लो करवानी है तो कंडक्शन बैंड में होना चाहिए। जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है वो करंट को पास नहीं कर सकते, करंट कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। तो अगर करंट को फ्लो करवाने में शामिल होना है इलेक्ट्रॉन को, या फ्लो करवानी है, तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चाहिए। जो होल्स होते हैं अगर वो वैलेंस बैंड में है तो करंट को कंडक्ट करा सकते हैं। होल क्या होते हैं, पॉजिटिव एंटिटी की तरह हम लोग डील करते हैं, अभी हम सारी बात करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनों को करंट के लिए कंडक्शन बैंड में पहुंचना होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, आपका जो मेटल्स है, जो सेमीकंडक्टर्स हैं, जो इंसुलेटर्स हैं, उनको एनर्जी बैंड थ्योरी के हिसाब से, एनर्जी बैंड थ्योरी, यही थ्योरी एनर्जी बैंड्स की, इसकी थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन किया जाता है। तो मेटल्स में 2 केसेस होते हैं। देखिए, मेटल में एक केस होगा लिथियम या सोडियम या पोटेशियम का। इसमें क्या रहता है कि ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन जंप करके पहुंचे होते हैं। उनको थोड़ा सा आप एनर्जी देंगे रूम टेम्परेचर पे तो कूद कर यहां चले जाते हैं। तो कंडक्शन बैंड में ऑलरेडी जब इलेक्ट्रॉन होते हैं तो और इनके बीच का गैप कम है इसी बी का, तो आपको प्रचुर मात्रा में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे कंडक्शन बैंड में और करंट आराम से फ्लो करा लेंगे। दूसरा केस होता है कि जो कंडक्शन और वैलेंस बैंड है ये ओवरलैप कर जाते हैं। जब ये ओवरलैप कर जाएंगे तो बीच में एनर्जी गैप खत्म ही हो गया। तो जब एनर्जी गैप ही नहीं रहा तो कंडक्शन बैंड में भरपूर इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं जो कि करंट को फ्लो कराने के काबिल हैं। इसलिए मेटल्स में कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब तक इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंचेगा कंडक्शन बैंड में तब तक करंट नहीं फ्लो होगी, और होल अगर वैलेंस बैंड में है तो करंट फ्लो करा पाएगा। ये कहानी हो गई मेटल्स की। अब इंसुलेटर्स में क्या होता है कि वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन जो कंडक्शन बैंड होता है वो एम्प्टी होता है, खाली होता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन अगर यहां इसको जंप करके जाना है तो उसको एनर्जी चाहिए।
अदरवाइज क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब तक पहुंचेगा नहीं, मैं यहां पे कोई और कलर ले लेता हूं जिससे आपको दिखे, हरा ले लेता हूं। जब तक यहां पे इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा नहीं कंडक्शन बैंड में, तब तक तो करंट फ्लो नहीं हो सकती। इसलिए जो एनर्जी गैप की वैल्यू होती है ईसी और ईवी के बीच की, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसुलेटर के केस में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा की होती है। तो इन केसेस में आपका इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच ही नहीं पाता। मतलब आपके दोस्त का घर और आप के बीच में एक नाला है, वो नाला आप पार ही नहीं कर पाएंगे, नाला की जगह समुद्र हो गया समझ लो, तो वो पार ही नहीं होता है इंसुलेटर के केस में। और जब आप आ जाते हैं सेमीकंडक्टर के केस में, देखिए तो ये जो बीच का नाला है, जो एनर्जी गैप था, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। यानी कि अगर एक नाला ऐसा है कि आप उसको पार कर सकते हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जो मौजूद है, अगर आप उसको काम भर की एनर्जी दे दें कि वो जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए, तो इंसुलेटर्स कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या मैंने बताया, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड मेटल्स का डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी, कि जिसमें जो सेमीकंडक्टर हैं उनके बीच का एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। तो एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन कूदकर कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और वो करंट फ्लो कराने के काबिल बन जाएगा। और ये एनर्जी गैप देखिए, जो जर्मेनियम के लिए होता है वो कितना होता है, वो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और सिलिकॉन के लिए कितना होता है, वो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये दोनों प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर बोले जाते हैं। अभी हम समझेंगे इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक आ गया। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज कैरियर्स, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसे बोलते हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। मैं कलर फिर से बदलता हूं, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर मतलब जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, इसके अंदर इंप्योरिटी बहुत ज्यादा कम होती है। मतलब 10 की पावर 10 एटम्स अगर हैं तो एक एटम इंप्योरिटी का आपको मिलेगा। दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये इंप्योर फॉर्म होता है, इसको डोप्ड सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। इंप्योर इसलिए क्योंकि हम जानबूझकर सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर इंप्योरिटी मिलाते हैं जैसे उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाई जा सके। क्यों ऐसा करते हैं भी हम ये भी समझाएंगे। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो कि सिलिकॉन या जर्मेनियम की हम बात कर रहे हैं, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, इसके अंदर 2 चार्ज कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। होल्स क्या होते हैं अभी हम ये भी बताएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो आप पहचानते ही। होल को हम एज ए पॉजिटिव चार्ज ट्रीट करते हैं। पॉजिटिव चार्ज कितने के बराबर, इलेक्ट्रॉन के बराबर का ही पॉजिटिव चार्ज। तो इन दोनों की मूवमेंट की वजह से 2 चार्ज कैरियर यहां मिले, होल एंड इलेक्ट्रॉन्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अब क्या होता है, किसी भी सेमीकंडक्टर का जो हम एक्सप्लेनेशन करते हैं वो 2 थ्योरी की मदद से करते हैं। एक तो वैलेंस बॉन्ड मॉडल, अभी हम समझेंगे, कोवैलेंट बॉन्डिंग के आधार पर, और एनर्जी बैंड मॉडल। एनर्जी बैंड हम देख चुके हैं जिसमें एनर्जी गैप की बात कही गई, वैलेंस बैंड की बात कही गई, कंडक्शन बैंड की बात की गई। तो इन 2 मॉडल के बेसिस पे हम एक्सप्लेन करेंगे सेमीकंडक्टर को। अब ये देखिए, वैलेंस बॉन्ड मॉडल, जहां बॉन्ड आ जाए मतलब बॉन्डिंग की बात है, कोवैलेंट बॉन्डिंग की बातचीत चल रही है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। आप जानते हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये देखिए इसका न्यूक्लियस है, ये 4 इलेक्ट्रॉन ने इसने क्या किया, पेयरिंग कर ली बाकी 4 से। मैं रेड कलर लेता हूं, थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा, आपको देखने में आसानी होगी। ये 4 के भाई, इनके पास देखो 1 2 3 4, ये अपने थे। और ये इसने यहां से एक के बाजू से चलते हैं, एक वाले ने 5 से इनसे दोस्ती कर ली, कोवेलेंट बॉन्डिंग, ये 6वां ले लिया, ये 7वां ले लिया, ये 8वां, तो अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। इसलिए जितने भी यहां पर सिलिकॉन या जर्मेनियम के एटम हैं वो कोवेलेंट बॉन्डिंग कर लेते हैं और बढ़िया परफेक्टली मजे में रहते हैं। ये कब की कहानी है, 0 केल्विन पर बात कर लीजिए या बड़ी लो टेम्परेचर पे, उस समय ये कंडक्टर नहीं होता। बढ़िया। अब आप क्या करते हैं कि जैसे ही उसको थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं, रूम टेम्परेचर काफी, 300 केल्विन का मोटा मोटा मान लीजिए, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, इनकी कोवेलेंट बॉन्डिंग में जो शामिल इलेक्ट्रॉन है उनको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि बॉन्ड तोड़ के निकल लेते हैं। तो यहां पे देखिए, इलेक्ट्रॉन जो शामिल था वो तोड़कर भाग गया। भागने का मतलब क्या है, इसे बोलते हैं थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन।
इसको थर्मल एनर्जी इतनी मिली कि वो फ्री हो गया। अब जब ये छोड़ के ये गया है अपनी सीट, इसी सीट को हम बोलते हैं होल। तो होल क्या है? जो इलेक्ट्रॉन ने अपनी सीट वैकेंट की है उसी सीट को, एम्प्टी स्पेस को हम होल बोलते हैं और पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं। ये होल हो गया। और ये मैंने अब इस समय क्या हुआ कि थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है और होल भी मौजूद है। तो जब आप बाहर से पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो इसके अंदर करंट फ्लो होने लगेगी, यानी ये इंसुलेटर कंडक्टर की तरह बिहेव करना चालू कर दिया है। तो पकड़े रहिएगा। अब इसके अंदर अभी देखिए मैंने यहां पर बातें लिखी हैं कि होल जो होता है इसको पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। और इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर Ne बराबर NH बराबर Ni, मैंने जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है भाई, जितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे उतने ही होल बनेंगे। तो नंबर ऑफ होल और ये नंबर ऑफ आई इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। ये ध्यान रखिएगा Ne NH Ni जो है वो वॉल्यूमेट्रिक होता है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये कंसंट्रेशन लिखा जाता है। तो रूम टेम्परेचर पे ये हाल है। तो रूम टेम्परेचर पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक कंडक्टिंग बॉडी बन जाती है। अब ये किसके बेसिस पे बातचीत कर रही है? वैलेंस बॉन्ड मॉडल के बेसिस पे। तो टोटल करंट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू IE प्लस IH। जो इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो कर रहा है और जो होल करंट फ्लो कर रहा है, दोनों करंट को जोड़ देंगे तो टोटल करंट आपकी निकल आती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के अंदर। और कितने इलेक्ट्रॉन किस टेम्परेचर पे आपको मिलेंगे, ये भी एक फॉर्मूला बना हुआ है। इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान कर लीजिए। एक बार सवाल आया था 10 इयर्स में कि कुल मिला के टेम्परेचर बढ़ाने पर Ne बढ़ता है, लेकिन कितना बढ़ता है? इस C कांस्टेंट है, E हो गया, और माइनस आयनाइजेशन पोटेंशियल, के हो गया आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। थोड़ा सा याद कर लीजिए इसको, और ये तो आप समझ ही चुके हैं। Ne इज इक्वल टू NH इज इक्वल टू Ni। ये बताता है किस टेम्परेचर पर कितना चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। तो अभी जो बातें की थी वो बॉन्ड मॉडल पे थी, कोवेलेंट बॉन्डिंग पर। अब हम इसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एनर्जी बैंड थ्योरी पे समझाएंगे। बैंड थ्योरी वही वैलेंस बॉन्ड, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड वाली थ्योरी। तो 0 केल्विन के ऊपर अगर आप देखें तो जो वैलेंस बैंड में ये Vc है, वैलेंस बैंड है ये, और ये ऊपर वाला कंडक्शन बैंड है। तो वैलेंस बैंड में सारे इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, एक भी इलेक्ट्रॉन आपको कंडक्शन बैंड में नहीं मिलेगा। और आपसे मेरी चर्चा हुई है कि जब तक कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ना मिले तो वो करंट फ्लो कराने के काबिल नहीं होता, यानी करंट नहीं फ्लो करेगी, एनर्जी गैप है। अब जब 0 केल्विन से ज्यादा, या आप कह दीजिए कि भैया रूम टेम्परेचर पे या उससे ज्यादा टेम्परेचर पर यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन कूद कर कंडक्शन बैंड में चले गए हैं। तो अब देखिए कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो ये करंट फ्लो करा सकते हैं, और होल वैलेंस बैंड में मौजूद है इसलिए होल भी करंट फ्लो करा सकता है। इसलिए दोनों लोग करंट फ्लो कराएंगे और नेट करंट IE प्लस IH यहां पर मिल जाएगी। तो ये इसकी एनर्जी बैंड मॉडल हो गया। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो 2 टाइप्स ऑफ करंट कैरियर्स होंगे, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, ये बातचीत हम लोग कर चुके हैं। Ne बराबर NH होता है, इसको पकड़े रहिएगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल होते हैं। ये मत समझ लेना कि भैया ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल लिया है तो ये चार्ज हो गया। एज ए होल की बात कर रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इसी सेमीकंडक्टर में रहेगा, कहीं गया नहीं है बाहर कूद कर। तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और टोटल करंट इलेक्ट्रॉन और होल से बनने वाली टोटल करंट है। कुछ लिमिटेशन होती है सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, जिसकी वजह से हमें डोपिंग या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने पड़े। एक तो होता है लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यहां पर सिलिकॉन या जर्मेनियम में आपको जो कंसंट्रेशन मिलता है इलेक्ट्रॉनों का वो 10 की पावर 6 मीटर क्यूब होता है, पर मीटर क्यूब। जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें 10 की पावर 29 तक होता है, तो दिस इज वेरी लेस। साथ में ये हमेशा थर्मली जनरेटेड होते हैं, तो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि हम चाहें कि किसी को भैया ज्यादा करा दें, कम थर्मल एनर्जी देनी पड़ेगी। दूसरा, हमेशा Ne बराबर NH होता है। अगर हमें कहीं रिक्वायरमेंट पड़ गई कि NH ज्यादा चाहिए तो हम नहीं ले सकते। ये लिमिटेशन की वजह से हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं, यानी सिलिकॉन या जर्मेनियम में
हम कुछ इंप्योरिटी ऐड कर देंगे और उसके बाद जो सेमीकंडक्टर प्राप्त होगा वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा। अभी इस इंप्योरिटी को जो हम ऐड करते हैं, उस ऐड करने को प्रोसेस को बोला जाता है डोपिंग। अभी उसकी बात भी करेंगे। तो डोपिंग क्या है? डेलिब्रेट एफर्ट टू ऐड सुटेबल इंप्योरिटी इन द प्योरेस्ट सेमीकंडक्टर्स, उसे डोपिंग वो मेथड कहलाता है। और जो बनेगा वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पी टाइप या एन टाइप होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं, अभी हम बातचीत करेंगे। तो ये देखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया एन टाइप। तो एन टाइप का मतलब, एन टाइप कैसे बनता है? जब हम सिलिकॉन या जर्मेनियम में पेंटावेलेंट एटम, आर्सेनिक, एंटीमनी या फास्फोरस, जिसके पास आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको यहां पर जब हम ऐड करते हैं इंप्योरिटी, तो ये बन जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये यहां पे देखिए, ये बीच में रेड कलर ले लेते हैं समझाने के लिए एक्सट्रिंसिक में। तो यहां पर ये देखिए, ये फास्फोरस मान लो ऐड कर दिया है, तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके अपने कितने? 1 2, ये तीसरा, चौथा और पांचवा, और 4 इसने बाजू वाले से बॉन्डिंग कर ली। ये कौन सा मॉडल है? वैलेंस बॉन्ड मॉडल, बॉन्डिंग के असर पे बता रहे हैं। तो इसका ऑक्टेट पूरा हो चुका, 8 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में है, लेकिन ये 3 नंबर वाला इलेक्ट्रॉन इससे लटका रहता है। वो किसी मतलब वो उसकी जरूरत नहीं है ये फास्फोरस को, लेकिन वो अभी छोड़ के गया नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस हल्का सा उसको अट्रैक्ट किए रहता है। अब जैसे ही थोड़ी एनर्जी देते हो, ये इलेक्ट्रॉन तुरंत फ्री हो जाता है। यानी ये इलेक्ट्रॉन जो बचा है, 1 इलेक्ट्रॉन, ये फ्री होने के लिए तैयार है। बहुत छोटी सी एनर्जी पर ही ये रेडी हो जाएगा करंट फ्लो कराने के लिए। इसीलिए आप आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस को डोनर एटम्स बोलते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इसलिए डोनर एटम। तो ये आप पकड़ के रखिएगा, डोनर एटम। अब यहां पर जो वैलेंस बॉन्ड मॉडल के तहत जो हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे थे, उसमें क्या होता है कि पहले जो जब ये हमने इंप्योरिटी ऐड नहीं की थी, उस समय जर्मेनियम को, आपको एग्जांपल दिखाऊं, पहले जर्मेनियम को कूदाने के लिए इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में 0.7.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग रहा था। अब ये इंप्योरिटी ऐड करने के बाद, ये देखिए यहां लिखा है मैंने, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। ये इंट्रिंसिक था और ये एक्सट्रिंसिक है। तो हमारा फायदा क्या हुआ कि बहुत छोटी सी एनर्जी पर ही फ्री इलेक्ट्रॉन हमको मिल जाएंगे, हमारी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। बड़ी अच्छी बात है। अब इस एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और होल्स होते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो Ni इज मच मच हायर देन NH, इसको भी दिमाग में बसा के रखिए। फिर मैं आपको रिमाइंड करा दूं, यहां ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा थोड़ी एनर्जी लेकर, आप ये मत समझ जाना कि ये जो सेमीकंडक्टर है एक्सट्रिंसिक, वो एन का मतलब निगेटिव चार्ज है। एज ए होल सेमीकंडक्टर, चाहे इंट्रिंसिक हो चाहे एक्सट्रिंसिक हो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जब ये छोड़ के जाता है तो ये केवल एटम चार्ज होगा, पूरे में तो ये भागा नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि इंट्रिंसिक हो चाहे एक्सट्रिंसिक हो, एज ए होल आपका सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहने वाला है। अब ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड मॉडल के बेसिस पर एक्सप्लेनेशन। तो आप क्या होता है, यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज होती है कि जब आप इंप्योरिटी ऐड करते हैं, एक नई एनर्जी लेवल बन जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल। ये जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड होती है, ये देखिए। और इसका गैप भी याद करिएगा, क्योंकि फोटो डायग्राम बनाने को आता है। तो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस रहता है, जो लोएस्ट कंडक्शन बैंड की लोएस्ट एनर्जी लेवल EC है ये। तो ये डोनर एटम, यहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ये इस स्टेज में है। जैसे ही थोड़ी एनर्जी दोगे, गप से यहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि बाजू में तो खड़े हैं, दरवाजे के बाहर है, जैसी गोलाखट से एंट्री हो गई। तो यहां पर जब आप पहुंच गए डोनर एटम, तो क्या हुआ, कंडक्टिविटी चालू हो गई। और कुछ यहां से इलेक्ट्रॉन्स यहां से भी जंप करके चले जाते हैं, कुछ माइनर है ना, कुछ तो यहां होल बन जाएगा, ये भी कंडक्टिविटी देगा। तो कुल मिला के ये आपका एनर्जी बैंड थ्योरी है। इस डायग्राम को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपको, क्योंकि जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होता है, उसमें ये बीच का एनर्जी गैप नहीं होता। जब आप इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं, तो ये बीच का एनर्जी लेवल बन जाता है। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर की कहानी है, जहां पे डोनर एनर्जी लेवल बना है। अब ये वैलेंस बॉन्ड मॉडल है पी टाइप का, अभी तक हमने एन टाइप की बात की थी। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में
आप इंडियम, बोरॉन, एल्युमिनियम यानी जिसके आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है उनको ऐड कर देते हैं। एल्युमिनियम याद कर लीजिए, तीनों ध्यान कर लीजिए। अब 3 इलेक्ट्रॉन जब ऐड करोगे तो इसका पास देखिए 1, 2 और 3, तो बाकी 4 इलेक्ट्रॉन बाजू से ले लिया, फिर भी एक एक रह गया। ये जो रह जाता है यही होल का काम करता है, क्योंकि एक की कमी रह गई, और इसी वजह से इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि ये होल अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉनों को, इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो एक्सेप्टर एटम। एक्सेप्टर एटम क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो ये पी टाइप, अगेन ध्यान रखिएगा, पी टाइप का मतलब पॉजिटिव चार्ज सेमीकंडक्टर नहीं है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है एज ए होल। एन टाइप का मतलब नेगेटिव चार्ज नहीं है, बार बार याद दिला रहा हूं। अब यहां पर क्या होता है, पी टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर और होल्स होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो होल हो जाएंगे ज्यादा और एनी हो जाएगा कम, क्योंकि होल ऑलरेडी आपने प्लेस कर दिया है। अब ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड मॉड एक्सप्लेनेशन। तो यहां पर देखिए, जब आप इंप्योरिटी ऐड करते हो तो एक नया एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बन जाता है, वो जस्ट अबव द वैलेंस बैंड बनता है। ये इसके ऊपर ये इतना एनर्जी गैप, इसको भी याद रखना जरूरी है, 0.01 से लेकर 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। अब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन यहां हैं उनको थोड़ी सी भी एनर्जी दोगे तो कूद कर यहां पहुंच जाएंगे। जैसे ही कूद कर पहुंचे तो यहां पर होल बनने शुरू हो गए। जब होल बन गए तो होल जब वैलेंस बैंड में होते हैं तो करंट फ्लो करा सकते हैं, करंट फ्लो होनी चालू हो गई। तो ध्यान रखिएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर में ये जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है जस्ट अबव द वैलेंस बैंड बनता है और ये एनर्जी गैप है। तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पॉइंट्स टू बी नोटेड, यानी कि अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम Ne इंटू NH इक्वल टू Ni स्क्वायर होता है। Ne क्या है? जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उनका कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन और होल का, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो रहता है उसके स्क्वायर के बराबर। और बोथ एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर न्यूट्रल इलेक्ट्रिकली, ये ध्यान रखना, कई बार बता चुका हूं। अब पीएन जंक्शन की बात करते हैं। पीएन जंक्शन जो बनाते हैं उसको ऐसा मत समझ लेना कि पी और एन को लाकर जोड़ देते हैं, चिपका देते हैं। कभी भी ऐसा चिपका के आप पीएन जंक्शन नहीं बना सकते, क्योंकि इंटर एटॉमिक कॉन्टिन्यूटी नहीं प्राप्त होती। हम एक ब्लॉक लेते हैं, उसके एक साइड को पी एक साइड को एन डोप कर देते हैं, जिससे हम पीएन जंक्शन प्राप्त करते हैं। बढ़िया। अब फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन में क्या होगा, जब आप पीएन जंक्शन बनाओगे यानी पी टाइप एन टाइप डोपिंग करोगे तो कुछ दो बड़े कांड होते हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, और 4 आउटकम होते हैं उसके। दो जो कांड होते हैं वो डिफ्यूजन करंट एक बनती है, एक ड्रिफ्ट करंट बनती है। तो डिफ्यूजन ड्रिफ्ट करंट क्या है वो मैंने अभी समझाया, वो आपको मैं बताऊंगा। फिर यहां पर आता है एक अभी इसको समझाऊंगा मैं किस डायरेक्शन में है, क्या है। देखिए, डिफ्यूजन करंट पी टू एन रहती है, ड्रिफ्ट करंट एन टू पी। क्या मामला है ये अभी मैं आपको यहीं पे चलिए समझाते हैं। क्या होता है कि जब आप डोपिंग करना स्टार्ट करते हैं तो शुरू में डिफ्यूजन करंट की वैल्यू काफी ज्यादा होती है, क्योंकि यहां पर देखिए एन टाइप जब आप दोगे तो ये पी टाइप एन टाइप का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मतलब मेजॉरिटी चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन है इस होल को पसंद करते हैं, तो जाकर वहां पर डिफ्यूज होने शुरू होते हैं। तो क्या होता है, जो करंट होती है, देखिए इलेक्ट्रॉन जब आप इधर चला रहे हो इलेक्ट्रॉन, तो करंट उसके अपोजिट मानते हो, तो P से N की तरफ देखिए करंट फ्लो होने लगी, है ना। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहे हैं, N से P, या कह दीजिए होल P से N जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफ्यूजन। अब जैसे जैसे डिफ्यूजन चालू होता है, बहुत तेजी से चालू होता है, उसके बाद धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टिंग बढ़ने लगती है। ड्रिफ्टिंग क्या होती है, जब ये यहां पर यहाँ पे जो आयंस हैं, ये जो पॉजिटिव वाला इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो इससे कंबाइन कर गया, तो ये पॉजिटिव आयन बन गया प्लस वाला। भाई इसी के तो इलेक्ट्रॉन इससे कंबाइन किया और ये नेगेटिव बन गया, तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर देते हैं प्लस से माइनस की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को उस डायरेक्शन में ढकेलता है, तो इधर वाले जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे वो ढकेले जाएंगे इधर, और इधर का मतलब N2P, तो N2P चालू हो जाती है ड्रिफ्ट करंट। तो शुरू में डिफ्यूजन करंट काफी तगड़ी होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है डिफ्यूजन करंट घटती है, ड्रिफ्ट करंट बढ़ती है, और एक ऐसा समय आता है कि डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट दोनों सेम हो जाती है, नेट करंट की वैल्यू 0 हो जाती है। उस समय जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है तो बीच का ये जो पार्ट होता है, लेयर, या क्या बोलेंगे, लेयर ही बोले, इसे बोलते हैं डिप्लीशन लेयर।
डिप्लीशन लेयर का मतलब होता है डिप्लीटेड फ्रॉम चार्ज, यहां पर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है। आपको ये जो दिखाई पड़ रहे हैं प्लस और माइनस, ये आयंस हैं, ये चल नहीं सकते हैं, तो हैं तो ये चार्ज लेकिन चलने लायक नहीं, तो हमारे किसी काम के नहीं है, तो ये डिप्लीटेड फ्रॉम चार्ज है। और बैरियर, यहां पर एक बैरियर पोटेंशियल बन जाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना है प्लस से माइनस, तो हमेशा वो अगर पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर जाना चाहेगा तो रोकेगा, तो इसे बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। दो मेन घटना है, डिफ्यूजन, ड्रिफ्ट, और चार आउटकम हो गए डिफ्यूजन लेयर बैरियर पोटेंशियल पकड़ते हुए। अब ये मैंने समझाने की कोशिश की थी, ये आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ये देखिए, ये यहां पर एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन उनके पास मौजूद है, ये डोनर आयन हो गए इलेक्ट्रॉन। पी टाइप में क्या होता है, एक्सेप्टर आयन और होल। अब ये इलेक्ट्रॉन देखिए यहां से ये या होल मान लीजिए, होल ऐसे डिफ्यूज कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पसंद करते हैं, तो ये करंट फ्लो होने लगी या पी से एन की तरफ, आप देख पा रहे हैं पी से एन की तरफ, ये डिफ्यूजन करंट। अब जैसे जैसे करंट जाने लगी, मैंने आपको बताया कि कुछ यहां पर आयंस बन जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर देंगे, ये देखिए ड्रिफ्ट, तो यहां पर ड्रिफ्ट करंट इधर से इधर चालू हो गई एन से पी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना है वो पुश करने लगेगा पॉजिटिव चार्ज को इस डायरेक्शन में। और जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो डिप्लीशन लेयर बन गई, रीजन बन गया है, लेयर बोल दीजिए, और ये बैरियर पोटेंशियल प्लस से माइनस, जो कि इधर वाले प्लस को आने से रोकेगा। ये कांड होता है कुल मिला के, मैंने कोशिश की है कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। अब सेमीकंडक्टर डायोड जो होता है वो बेसिकली इस टाइप का होता है, सॉलिड स्टेट बॉडी हो गई, किनारे मेटल्स के कांटेक्ट होते हैं और दो टर्मिनल होते हैं, लेकिन सिंबॉलिक फॉर्म में फिजिक्स में ऐसे दिखाते हैं, P2N, एरो बनाएंगे P2N। ध्यान रखिएगा, ये कन्वेंशनल करंट P2N फ्लो होती है, इसलिए एरो ऐसा बनाया गया है, दैट इज द PN लिखा है, आगे हम लोग PN लिखना भी बंद कर देंगे, ये समझ जाएंगे P किधर है, इधर P इधर है, ठीक। अब वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन, अब पीएन जंक्शन की वर्किंग में दो तरह की हम बाइसिंग करते हैं। बाइसिंग करने का मतलब है सेमीकंडक्टर के ऊपर एक्सटर्नल वोल्टेज लगाना। तो जब आप इस P वाले को पॉजिटिव टर्मिनल से और N वाले को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग, है ना। इस फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होगा, फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज कर जाता है, यानी पहले ये अगर V नॉट था, ये इतनी वैल्यू V नॉट, तो ये V नॉट माइनस V हो जाएगा बैरियर पोटेंशियल, और ज्यादा और बाइसिंग कर देंगे तगड़ी तो और कम हो जाएगा, तो हमेशा बैरियर पोटेंशियल घट जाता है, ये याद रखिएगा। डिप्लीशन लेयर कम हो जाती है, सिकुड़ जाती है, ये देखिए इसकी विड्थ कम हो गई है, तो फॉरवर्ड बाइसिंग में पूछा हो जाता है डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम हो जाती है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस पीएन जंक्शन डिक्रीज होता है, करंट जो मिलती है वो मिली एम्पियर में मिलती है। रिवर्स बाइसिंग में आपको माइक्रो एम्पियर में मिलेगी, तो ये बात यहां हो गई। वर्किंग रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, पी को माइनस से कनेक्ट कर दो, एन को प्लस से कनेक्ट कर दो, रिवर्स बाइसिंग। अब जब रिवर्स बाइसिंग कर दोगे तो क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाता है, पहले देखिए V नॉट था यहां तक 1 तक, अब उल्टा कनेक्शन में इतना बड़ा हो गया, यानी कि जो नेचुरल फ्लो होना चाहिए पॉजिटिव का पी से एन जाने वाला पॉजिटिव चार्ज का, वो जा नहीं पाएगा, रुकावट ज्यादा है, तो बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाता है, डिप्लीशन रीजन की विड्थ चौड़ी हो जाती है, बढ़ जाएगी रिवर्स बाइसिंग में, और रेजिस्टेंस अक्रॉस पीएन जंक्शन वेरी लार्ज होगा। नो करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से आपको करंट नहीं मिलेगी, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट मिलेगी, जो कि माइक्रो एम्पियर में मिलती है, यानी बहुत ही कम करंट मिलती है। ये फॉरवर्ड बाइसिंग का सर्किट है, ये भी सर्किट डायग्राम आपसे पूछा जाता है। ये पीएन जंक्शन वोल्टेज नापने के लिए वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाया जाता है। अब क्योंकि फॉरवर्ड बाइसिंग में तो मिली एम्पियर वाला लगाएंगे, इस P को देखिए पॉजिटिव से कनेक्ट किया, इस N को यहां से आइए तो नेगेटिव से कनेक्ट किया, ये रिस्टोर्ट है जिससे हम कम ज्यादा पोटेंशियल को कर सकें। तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग का डायग्राम याद होना चाहिए। शुरू में जब आप फॉरवर्ड बाइसिंग में पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो थोड़ा पोटेंशियल बढ़ाने पर करंट देखते हैं नहीं बढ़ रही है, एक जैसे सिलिकॉन के केस में जब आप 0.7 वोल्ट पहुंच जाते हैं तब करंट तेजी से बढ़ना शुरू होती है। ये जो 0.7 है इसी को बोलते हैं कट इन वोल्टेज या नी वोल्टेज। तो ये इसके बीच का ये बैरियर पोटेंशियल हो गया। तो नी जब बैरियर पोटेंशियल से ऊपर चले जाते हो तो करंट बहने लगती। स्पीड ब्रेकर समझो रोड पे बने रहते हैं, धीरे चलाओगे तो नहीं चढ़ पाओगे, थोड़ी तेज चलाओगे तो चढ़ोगे। तो ये नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज होता है जिसके बाद करंट फ्लो होना शुरू होती है और एक्सपोनेंशियली समझ लीजिए बहुत तेजी से बढ़ती है। ये रिवर्स बाइसिंग है। रिवर्स बाइसिंग में देखिए वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाया, माइक्रोमीटर क्योंकि करंट की वैल्यू बहुत कम होनी है और पी वाले को कनेक्ट किया माइनस से, देखिए,
और एन वाले को कनेक्ट किया प्लस से, उल्टा लगाते हैं इसमें। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है सर्किट डायग्राम रिवर्स बाइसिंग का। रिवर्स बाइसिंग में देखिए जब पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो इसका आप देखते हैं करंट बढ़ती ही नहीं है, ये कांस्टेंट रिवर्स डायरेक्शन में कांस्टेंट रहती है। फिर ब्रेकडाउन वोल्टेज आता है, तब आप वहां उतना पहुंचा दोगे रिवर्स में वोल्टेज तो इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। ब्रेकडाउन का मतलब है कि मेजॉरिटी जो कैरियर्स हैं वो बहुत ज्यादा बॉन्डिंग टूट जाती है सारी, तो बहुत सारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मिल जाते हैं, उसके बाद सेमीकंडक्टर का कांड हो जाता है, वो किसी काम का बचता नहीं है। तो ये कहानी है रिवर्स बाइसिंग की। अच्छा, ये मैंने डायग्राम दोनों, ये देखिए फॉरवर्ड बाइसिंग का डायग्राम है, ये जर्मेनियम का और ये सिलिकॉन का इस तरह से, और ये रिवर्स बाइसिंग का। ये कहानी इसकी हो गई कट इन वोल्टेज और माइक्रो एम्पेयर वाली ये कहानी है। ये मैं इसको ऑफ करूं, किसी का फोन है वरना आपको पढ़ाने में दिक्कत होगी। खैर, तो ये आगे चलते हैं, ये डायनेमिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं, क्योंकि ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं पीएन जंक्शन, ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते शुरू में। तो इसका जो पार्ट ओम्स लॉ थोड़ा सा पार्ट लेते हैं, वहां के ये रेजिस्टेंस बदलता रहता है हर जगह इसका, इसलिए इसको डायनेमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। छोटे से पार्ट में जहां ओम्स लॉ फॉलो करा सकते हैं वह डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई से निकालते हैं। पूरे कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता, ओम्स लॉ में तो पूरे तार के लिए होता था, यहां ये फॉलो नहीं करता पीएन जंक्शन ओम्स लॉ। अब जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर, तो पहली चीज ये कि रेक्टिफायर क्या होता है, तो रेक्टिफायर वो डिवाइस होता है जो अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को डायरेक्ट करंट या वोल्टेज में चेंज करता है। तो ये रेक्टिफायर का काम होता है कि जो अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज है उसे चेंज कर दे डायरेक्ट करंट में। तो ये रेक्टिफाई करता है एसी को डीसी में, एसी को डीसी में, ये रेक्टिफाई करने की कहानी है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर में पीएन जंक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं। क्यों इस्तेमाल किए, उसका प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल ये होता है कि फॉरवर्ड बाइसिंग में जब आप लगाते हो तो ये रेजिस्टेंस आइडियल है तो देता ही नहीं, वरना लेस रेजिस्टेंस है। और अगर रिवर्स बाइसिंग में लगाते हो तो हाई रेजिस्टेंस देता, आइडियल है तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा। कहने का कुल मतलब क्या है, फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट को पास कराएगा, रिवर्स बाइसिंग में करंट को स्टॉप कर देगा, यानी ये यूनी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी हो जाएगी करंट फ्लो की। इसी का इस्तेमाल करके हम एसी से डीसी का रेक्टिफिकेशन करते हैं, ये प्रिंसिपल यहां लिखा है। और दो तरह के रेक्टिफायर हम पढ़ते हैं, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर। आइए देखते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है। देखिए एक चीज मैं पहले ही बता दूं, खैर यहां से समझा देता हूं फिर बताता हूं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का ये डायग्राम बनाने को भी आ जाता है। यहां पर आप देखिए सिंगल डायोड इस्तेमाल किया गया, सिंगल डायोड है। तो ये एसी की सप्लाई देंगे, ट्रांसफार्मर बीच में लगा हुआ है, मान लीजिए ये प्लस है। आप जाते हैं ना जो एसी देते हो, आधा ऊपर रहती है आधा नीचे, ये प्लस मानो इसको माइनस। तो जब ये आधी साइकिल में प्लस हो ये माइनस होता है, तो ये प्लस हो गया सीधा, ये प्लस और ये माइनस। उस समय ये पी वाला आ गया प्लस में, एन वाला आ गया माइनस में। तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट फ्लो कर देता। जब ये पलटता है, जब ये माइनस हो जाएगा और जब ये प्लस, ये पलट जाएगा, उस समय प्लस का हो जाएगा प्लस और ये माइनस, तो ये रिवर्स बाइसिंग में हो जाता है, तो करंट स्टॉप कर देता है। तो क्या होगा, ये देखिए ये वोल्टेज, ये आप डायग्राम सीख लीजिएगा प्रैक्टिस करके। ये वोल्टेज आपने अप्लाइड किया इस ए पर, ये जो दे रहे हैं, जब प्लस था तो करंट फॉरवर्ड बाइसिंग थी, पास हो गई। जब ये निगेटिव में था तो रिवर्स बाइसिंग में करंट खत्म, इसने पास ही नहीं की। फिर ये प्लस हुआ तो ये क्या हुआ, ये देखिए पूरी जो फैक्टर था उसमें ये पल्सेस मिल जाती हैं, आपको बीच का गायब कर देता है। तो आधी वेव को रेक्टिफाई किया, तो इसलिए नाम इसका रख दिया गया हाफ वेव रेक्टिफायर, आधी वेव खा गया ये। यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि आउटपुट और इनपुट फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी आपने 50 हर्ट्ज लगाई है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज मिलेगी। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर में डबल हो जाती है और वो पूछते हैं आपसे, इसलिए। आइए फुल वेव रेक्टिफायर में देखें, तो फुल वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी होती है डबल, इनपुट जितना दोगे आउटपुट उसका डबल मिलेगा। यहां एक सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, मतलब ये बीच में इसका कनेक्शन करते हैं ट्रांसफार्मर का अर्थिंग के साथ में। दो डायोड इस्तेमाल किए जाते हैं। तो क्या होगा, जब एक बार ये प्लस कर दोगे, इसको प्लस कर देते, और इसको मैं इसको 2 प्लस करता हूं, इसको 1 प्लस और इसको माइनस कर देता हूं। तो इसमें देखिए इधर वाला भी 2 प्लस हो गया, बीच वाला 1 प्लस और ये वाला माइनस। तो जब ये 2 प्लस है तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग में पी, और ये देखिए यहां पे जो कनेक्शन है वो कनेक्शन जा रहा है इसकी रिस्पेक्ट में कम, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग में, ये रिवर्स बाइसिंग में, तो करंट यहां से फ्लो कर गई। तो ये देखिए वेवफॉर्म एट ए, ये प्लस था और ये
वेव फॉर्म ए बी माइनस था, तो ए वाले ने कैप्चर किया और D1 करंट पास कर दी, और ये रिवर्स बाइसिंग में था बी वाला, तो ये करंट नहीं दे पाया। अब जब ये साइकिल पलटेगी तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग में हो जाएगा, ऊपर वाला रिवर्स में हो जाएगा। ये देखिए माइनस में चला गया, तो D1 जो लगा था इसके क्रॉस वो करंट नहीं देगा, लेकिन D2 वाला दे देगा, क्योंकि ये बी के पास में D2 वाला लगा, इसने करंट दे दी। तो कुल मिला के ये जो वेव बन रही है, पूरी पूरी वेव रेक्टिफाई हो जाती है, जैसा आप देख पाएंगे, है ना। इस तरह से वेव मिल जाती है। तो जो फ्रीक्वेंसी यहां से यहां तक मिल रही थी, यहां 2 बार मिल गई, तो डबल द फ्रीक्वेंसी। ये फुल वेव रेक्टिफायर है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलिए न्यूमेरिकल लगाना शुरू करते हैं। ये बोर्ड में आया हुआ न्यूमेरिकल है, बहुत बेसिक है, लेकिन बहुत गलती करते हैं बच्चे इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड शोन हियर आर फॉरवर्ड बायस। देखिए अब कॉन्सेप्ट क्या है कि फॉरवर्ड बायस कब होना चाहिए। जो गलती आप कर सकते हैं, ये पीएन जंक्शन है, तो आप ये पढ़ते हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल पे हो, पी वाला प्लस से, और माइनस वाला निगेटिव से हो। बात सही है, लेकिन इसको थोड़ा और ब्रॉडर सेंस में समझिए कि पी वाले का पोटेंशियल एन वाले से हाइयर होना चाहिए। प्लस और माइनस ध्यान ना रखिए, इसकी रिस्पेक्ट ये ए लिख देता हूं। ए का पोटेंशियल यानी जो है वो बी के पोटेंशियल से बड़ा होना चाहिए। पी से जुड़ा है तो फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाएगा। दोनों निगेटिव में तो भी चलेगा, लेकिन कौन बड़ा कौन छोटा है इसको समझना होगा। यहां पर आइए देखते हैं। यहां पर ये देखिए पीएन जंक्शन हुआ, पीएन पी वाला -5 पे और एन वाला -10 पे। तो ये कौन सा हो गया, यही तो फॉरवर्ड बाइसिंग हो गया, क्योंकि एन वाला तो और कम पे है और पी वाला थोड़ा, आप देखेंगे ये ए पे, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। देख रहे हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। अब बाकी देखिए, यहां भी देखिए ये पीएन लगा हुआ है, पी वाला +5 पे है और एन वाला +10 पे, तो एन वाला बड़ा है इसलिए रिवर्स बाइसिंग नहीं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, प्लस माइनस याद ना रखकर ये याद रखेंगे कि कौन सा पोटेंशियल हाइयर और कौन सा लोअर है। पी साइड वाला हाइयर, एन साइड वाला उसकी रिस्पेक्ट में लोअर। बस आप सीख गए। अब यहां पे देखिए पीएन जंक्शन लिखा हुआ ना, ये तो अर्थ है, तो अर्थ का मतलब होता है 0 वोल्ट, और ये -10, तो ये देखिए एन साइड हाइयर हो गया, पी साइड लोअर हो गया, तो ये रिवर्स बाइसिंग है। ये भी रिवर्स बाइसिंग थी। यहां पर आ जाओ, ये पीएन जंक्शन आपको दिख रहा है, एन साइड 0 वोल्ट है और ये पी वाला माइनस है, ये भी रिवर्स बाइसिंग है। हमें तो पी वाला हाइयर चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर आया वो तो मैंने लिख रखा है, दोबारा लिख रहा हूं, ए। ये फॉरवर्ड बाइसिंग में आपका आया। इस कॉन्सेप्ट में ये बात ध्यान रखनी जरूरी है, रट्टा इस तरीके से नहीं लगाइएगा, प्लस और माइनस में रट नहीं है, तो इस तरीके से रटिएगा कौन हाइयर है कौन लोअर है ना, सही चीज। अच्छा और देखिए, ऑफ द डायोड शोन इन द फॉलोइंग फिगर्स विच वन इज रिवर्स बायस। अब कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। रिवर्स बाइसिंग का मतलब प्लस माइनस से नहीं लेना है हमें। अगर ए और बी टर्मिनल लिखे हैं तो रिवर्स बाइसिंग का मतलब है वीए का पोटेंशियल वीबी से कम। वीबी ज्यादा है वीए से या वीए कम है वीबी से, बात एक है। अब यहां देखते हैं, ये देखिए पी लिखा है, ये एन है, तीर एरो के डायरेक्शन में पीएन जंक्शन। एन वाला कम पर है और पी वाला थोड़ा उससे कम कम है, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग हो गया। हमें तो क्या करना है, एन साइड वाले को हाइयर रखना, यहां हाइयर नहीं है। अब ये फॉरवर्ड बाइसिंग है। यहां देखिए पीएन जंक्शन, ये 0 वोल्ट है पी वाला और ये -10 है, तो ये भी फॉरवर्ड बाइसिंग हो गया भाई साहब। पी वाला बड़े पोटेंशियल हाइयर पोटेंशियल पे। ये पीएन जंक्शन देखिए, इस वाले को 0 वोल्ट, पी वाला 0, एन वाला +5, ये रिवर्स बाइसिंग है। देखिए क्योंकि एन वाले का जो पोटेंशियल है वो ज्यादा है पी की रेस्पेक्ट में, पकड़ा। यहां पे आ जाओ, पी एन लिख दो, पी वाला +10, एन वाला +5, फॉरवर्ड बाइसिंग हो गया। तो आप समझे ना कि आपको किस तरह से पकड़ना होता है। आंसर सी है, फॉर रिवर्स बाइसिंग कौन सा है। तो ये कॉन्सेप्ट आप पकड़ के रखेंगे तो ये क्वेश्चन यही नहीं, आप आगे कंपटीशन जेई मेंस और फलाना नीट वीट देते हो, सब मिलते हैं, ये घूम फिर के आता रहता है। सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ए सेमीकंडक्टर हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कंसंट्रेशन 6 × 10⁸ पर मीटर क्यूब। और मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा जहां Ne बराबर NH हुआ करता है। ऑन डोपिंग, डोपिंग का मतलब उसमें जानबूझकर हम इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। विद सर्टेन इंप्योरिटी इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस टू दिस वन, द न्यू होल कंसंट्रेशन। ध्यान रखिएगा,
एनी इंटू NH, ये फॉर्मूला आपके लिए काफी कारगर होता है। एनी इंटू NH इज इक्वल टू NI का स्क्वायर, इसी का इस्तेमाल करेंगे, ये फॉर्मूला होता है। अब ये तो फॉर्मूला थर्मल इक्विलिब्रियम में लगता है, लेकिन ये थर्मल जब तक दिया ना जाए आप मान लेते हो थर्मल इक्विलिब्रियम है। अब NI की वैल्यू जब एक्सट्रिंसिक था तो 6 इंटू 10⁸ पर मीटर क्यूब थी, जो सवाल में दे रखी है। और इन NE कब दे रखा है, जब इंप्योरिटी है। ये जो पार्ट होता है वो एक्सट्रिंसिक के लिए होता है, ये जो पार्ट होता है वो इंट्रिंसिक के लिए होता है। तो ये NE की वैल्यू ये देखिए थमा दी है 9 इंटू 10⁻12 पर मीटर क्यूब। अब इसमें क्या दम रह गया, NE पता है, देखो ना, NI पता है, NH तो बच्चे बच्चे कह रहे हैं कि हम कर लेंगे, आप भी कर लेंगे। तो यहां पर देखिए NH की वैल्यू हो गई NI का स्क्वायर अपॉन NE, तो NI की वैल्यू हो गई 6 इंटू 10⁸8 का स्क्वायर, और NE हो गया ये 9 इंटू 10⁻12। अभी सॉल्व कर डाली, 36 इंटू 10⁻16, और 16 में से 12 निपटाओगे 4 बचेगी। 12 लिखिए, कुछ और लिखिए, गलत लिख दी लग रहा है यहाँ पर। ये NE 12 है, ये 8 है, तो 8 का 16 आएगी, 16 में से 12 4 आनी चाहिए हमें लगता है। तो ये हटाओ यहाँ पर, तो ये 4 इंटू 10⁻4 पर मीटर क्यूब आएगी। चेक कर लेना कुछ गलत ना कर दिया हो हमने। तो ये कहानी यहाँ पर NH की बन गई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सपोज ए प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज 5 इंटू 10⁻28 एटम्स। जब प्योर सिलिकॉन बोल रहे हैं तो इंटर्नशिक सेमीकंडक्टर होता ही है, इतने एटम्स हैं उसके अंदर पर मीटर क्यूब। इट इज डोप्ड बाई, इंटरेस्टिंग सवाल है, 1 ppm कंसंट्रेशन ऑफ पेंटावेलेंट आर्सेनिक। देखिए ppm का मतलब होता है, मैंने लिखा भी होगा 1 पार्ट पर मिलियन। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख। यूट्यूब में चलता है ना कि सब्सक्राइबर कितने, 1 मिलियन नहीं 10 लाख, ऐसे हम लोग हिंदी में थोड़ा ज्यादा याद रखते हैं इसलिए बोल रहे हैं। पेंटावेलेंट आर्सेनिक मिला है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, कितने इलेक्ट्रॉन और होल्स है ये हमको बताना है। NI की वैल्यू को दे रखी है। तो देखिए नंबर ऑफ सिलिकॉन क्रिस्टल एटम्स कितने हैं, ये देखिए यहां पे दिया हुआ था 5 इंटू 10⁻28 एटम पर मीटर क्यूब। अब पेंटावेलेंट आर्सेनिक की डोपिंग कंसंट्रेशन क्या है, 1 ppm। 1 ppm का मतलब होता है 1 पार्ट पर मिलियन, यानी एक पार्ट है 10 लाख में, 10 लाख को लिखोगे 10⁻6, यानी 10⁻6 अगर शुद्ध सिलिकॉन है तो उसमें एक एटम आपका आर्सेनिक का डाले हुए। बढ़िया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, NE की बात करें तो NE हो गया 5 इंटू 10⁻28 अपॉन 10⁻6। ये देख रहे हो ना, ये भाई ये था टोटल नंबर ऑफ सिलिकॉन, और इतने सिलिकॉन एटम पे एक डालना है, तो यहां पर इतने 5 इंटू 10⁻28 को 10⁻6 से डिवाइड कर दोगे तो इतने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिलेंगे जो कि आर्सेनिक देगा। डोनर एटम है ये, पेंटावेलेंट ऐड किया तो इतने NE हमको मिल गया 5 इंटू 10⁻22। फॉर्मूला होता है NE इंटू NH इक्वल टू NI स्क्वायर। हमको निकालना है NH, NE तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये लिखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। NH के लिए NI स्क्वायर अपॉन NE, तो 1.5 इंटू 10⁻16 का स्क्वायर, और NE हो गया 5 इंटू 10⁻22। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगी 4.5 इंटू 10⁻9 पर मीटर क्यूब। तो एक आंसर ये रहा, ये वाला, और एक आंसर ये रहा। तो ये ध्यान रखिएगा बेटा कि ये यहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, है ना, क्योंकि ये कंसंट्रेशन की भाषा समझनी जरूरी है। 1 पार्ट पर मिलियन का मतलब 1 मिलियन पर 10 लाख पर एक इंप्योरिटी एटम, यानी 10⁻6 का अगर प्योर सिलिकॉन था इसमें, तो उसमें एक आर्सेनिक एटम जोड़े हैं। तो जितना आर्सेनिक एटम जोड़ोगे उतने ही इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है। ये कहानी है, उम्मीद है ये बात पकड़ पाए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बेसिकली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। द सर्किट शोन इन द फिगर कंटेन्स 2 डायोड्स, ये देखिए D1 D2, ईच विथ ए फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम। इन दोनों का जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है वो 30 ओम है। जब आइडियल डायोड्स होते हैं तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 0 होता है, लेकिन आइडियल नहीं होते तो कुछ रेजिस्टेंस होता है जो उन्होंने दे रखा है। एंड विथ इनफाइनाइट बैकवर्ड रेजिस्टेंस, यानी जो रिवर्स बाइसिंग में आ जाएगा उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी करंट को ब्लॉक कर देगा। इफ द बैटरी इज 3 वोल्ट, ये जो बैटरी लगाए हैं ये 3 वोल्ट की है, एंड द करंट थ्रू द 50 ओम रेजिस्टेंस इन एम्पियर इज, 50 ओम का मतलब है इस रेजिस्टेंस में कितनी करंट जाने वाली है। अब यहां पर पहली चीज ये देखिए कि कौन फॉरवर्ड बाइसिंग में कौन रिवर्स बाइसिंग में। ये देखिए प्लस है और ये माइनस है,
ये पीएन जंक्शन ऐसे, तो पी यहां से पी, ये देखिए प्लस गया और ये 9 माइनस पे, ये फॉरवर्ड बाइसिंग में, यानी ये करंट अलाउ करेगा। और यहां देखिए ये पीएन जंक्शन है, एन वाला प्लस से लगा, माइनस वाला पी से, ये रिवर्स बाइसिंग में, यानी इसमें कोई करंट जाएगी ही नहीं, स्टॉप कर देगा D1। तो जो करंट जानी है वो D2 से जानी है। तो D1 है रिवर्स बाइसिंग में, ये देखिए मैंने दिखाया, और D2 है फॉरवर्ड बाइसिंग में। यही इसका कॉन्सेप्ट है, बाकी सब तो मोह माया है। उम्मीद है बात पकड़ में आई होगी। टोटल रेजिस्टेंस क्या रहा, अब इस आर्म को देखिए, जहां से करंट जा रही है, जहां करंट जा रही है वहीं रेजिस्टेंस की बातचीत की जाएगी। तो 70 और 50 ये तो सीरीज में है, और इस D2 का भी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 30 है। तो 30 इसका और 70 और 50 जोड़ मारिए, 30 70 50, टोटल वैल्यू आ गई 150 ओम। ये रेजिस्टेंस हो गया। अब V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर, 3 वोल्ट अपॉन 150 ओम रेजिस्टेंस, 0.02 एम्पियर की करंट इसके अंदर से जाती हुई आपको मिलेगी। खत्म हो गया सवाल। तो इसमें जो था मेन कहानी, ये पहचानना कौन रिवर्स बाइसिंग में, कौन फॉरवर्ड बाइसिंग में। रिवर्स बाइसिंग वाला करंट को ब्लॉक कर रहा है, फॉरवर्ड बाइसिंग वाला 30 ओम रेजिस्टेंस देते हुए करंट को ओके कर रहा है, जाने दे रहा है। चलिए अगला सवाल। इन द फॉलोइंग डायग्राम इज द जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड। अब देखिए ये हो गया पीएन जंक्शन, ये है 0 वोल्ट और ये +5। हमने क्या बोला है कि फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए जो सिखाया है आपको, माइनस प्लस भूल जाएंगे और हम ये समझेंगे कि ये जो ये ए वाला है और ये बी है, यानी फॉरवर्ड बाइसिंग में वीए का पोटेंशियल वीबी से बड़ा होना चाहिए, पी साइड का पोटेंशियल एन साइड से बड़ा। 0 वोल्ट ए +5, हमारी तो फॉरवर्ड बाइसिंग है ही नहीं, पी वाला कम पर है, तो ये हो गया रिवर्स बाइसिंग में। देख रहे हैं ना, 0 वोल्ट पर है, एन वाला +5 है, तो ये बेटा क्या हो गया, रिवर्स बाइसिंग में। ऐसे सवाल आएंगे जो आप प्रेम पूर्वक कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए लिखा इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन what is the output frequency if the input frequency is 50 Hz। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में इनपुट और आउटपुट फ्रीक्वेंसी सेम होती है, 50 हर्ट्ज दी हो तो 50 हर्ट्ज मिलेगी। अगर फुल वेव रेक्टिफायर होता तो इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर 50 देते तो आउटपुट आपको डबल मिलती, यानी 100 मिलती। ये याद रखिएगा, पूछा बहुत जाता है। व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव, ये भी बोल दिया है, फॉर द सेम, अभी तो मैंने ओरली आपको बता दिया। हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट के बराबर होगी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 50 हर्ट्ज हाफ वेव के लिए। और फुल वेव रेक्टिफायर में डबल हो जाती है, तो इसका आंसर आ जाएगा फुल वेव रेक्टिफिकेशन में 100 हर्ट्ज। ये आपका आंसर हो गया। तो ये फुल वेव के लिए 100 हर्ट्ज और हाफ वेव के लिए 50 हर्ट्ज। सवाल खत्म हो जाता है ये। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है और आएगा भी, वो इस बार भी हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए। अगला सवाल देखते हैं बेटा जी। व्हेन ए वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए पीएन जंक्शन डायोड इज इंक्रीज्ड 0.7 वोल्ट से 0.71 वोल्ट, पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ा। द चेंज इन द डायोड करंट इज 10 मिली एम्पियर। जो करंट में चेंज होता है वो 10 मिली एम्पियर का होता है। व्हाट इज द डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। देखिए डायोड का डायनेमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस बदलता जाता है, क्योंकि ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता पीएन जंक्शन एक पर्टिकुलर पार्ट लेके, इसीलिए रेजिस्टेंस में आरडी लिखा जाता है, डायनेमिक रेजिस्टेंस। ठीक, आइए चलते हैं। डेल्टा आई की वैल्यू, ये आरडी का मतलब होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। ठीक, तो डेल्टा आई 10 मिली एम्पियर बोला है, और V1 था 0.70 वोल्ट और V2 था 0.71 वोल्ट। अब आरडी होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, तो यहां पर डेल्टा वी में 0.71 से 0.70 गड़ा मारिए, और नीचे डेल्टा आई की वैल्यू, क्योंकि डेल्टा आई मिली एम्पियर में लिखा है, 10 इंटू 10 की पावर -3 लिख दीजिएगा एसआई एम्पियर करने के लिए, एसआई यूनिट के लिए। और ऊपर वैल्यू आ जाएगी, देखिए 0.01, ये बड़े आसानी से आप कर सकते हैं, 0.01, और नीचे आ गया 10 की पावर -2, क्योंकि ये 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर जाएगा 100, तो ये 1 एम्पियर दिख रहा है। वेरी इजी हो गया सवाल। अभी ये सवाल हम करेंगे, और ये सवाल ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर दूसरे तीसरे साल आपके छाप देते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आता बहुत ज्यादा है। द वीआई कैरेक्टरिस्टिक एग्जांपल है एनसीईआरटी का, द वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सिलिकॉन डायोड इज शोन इन द फिगर। अच्छा, ये यहां पर मिली एम्पियर वाली करंट है इस एक्सिस पर,
और इस एक्सिस पर वोल्टेज है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड एट I बराबर 15 एम्पियर। तो 15 एम्पियर ये है, देखिए 15 मिली एम्पियर, ये यहां की बातचीत हमको देनी है। तो यहां जब हम पकड़ते हैं तो हमारी V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.7, क्योंकि हमें डेल्टा V चाहिए होता है। यहां पर जो डायनेमिक रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है RD, वो होती है डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। तो डेल्टा V का मतलब V2 माइनस V1 डिफरेंस चाहिए, और इसी तरह डेल्टा I। तो V1 हो गया 0.7 वोल्ट, ये पकड़ लिया, ये देखिए V, और I1 थी 15 मिली एम्पियर, ये 15 मिली एम्पियर है। V2 है 0.8 वोल्ट और I2 है 20 मिली एम्पियर, ये देखिए 0.8 पर यहां पर 20 मिली एम्पियर पकड़ी हुई करंट है। तो यहां पर RD डेल्टा V अपॉन डेल्टा I होता है, तो V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1। तो V2 की जगह 0.8 और 0.7 घटा दिया, और नीचे I2 माइनस 7 20 मिली एम्पियर से 15 मिली एम्पियर घटाएंगे, 5 मिली एम्पियर बचेगा। तो ये 0.1 ऊपर और 5 मिली एम्पियर यानी 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3। अब ये इसको ऊपर ले जाके सॉल्व कर लीजिए, 20 बहुत आसानी से 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100/5 यानी 20 एम्पियर आपका पहले वाले का आंसर आ गया। बढ़िया, ये एक्चुअली फॉरवर्ड बाइसिंग में था तब की कहानी है। अब ये V बराबर -10 वोल्ट, ये यहां पहुंच गया, बेसिकली रिवर्स बाइसिंग का VI कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब V और I में ग्राफ है। अब देखिए ये फॉर V इज इक्वल टू -10 वोल्ट, यहां पर देखें तो करंट कितनी है -1 माइक्रो एम्पियर। तो -1 एम्पियर, -1 इंटू 10 की पावर -6 एम्पियर करंट कर दी। अब यहां पर R की वैल्यू निकालोगे, यही RD डायनेमिक रेजिस्टेंस बोल लो, तो -10 अपॉन -1 इंटू 10 की पावर -6 ये, और इसको सॉल्व किया तो 1 इंटू 10 की पावर -7 ओम, ये इसकी वैल्यू आ गई। ये रिवर्स बाइसिंग का R आ गया। तो दोनों जो R पूछा था, ये और ये दोनों केसेस में वो निकालिए। एक बार फिर से बता रहा हूं, दिस क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, फिर आएगा, और बिल्कुल यही आता है, आप देखते ही समझ जाइए, फट से निकल 1 मिनट में होने वाला है। बच्चों वीडियो देखिए खत्म करने से पहले आपको याद दिला दूं कि ये मैंने आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन बनाए 12th PCM 12th PCB के। इस क्वेश्चन में क्या है कि ऐसी पैटर्न के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, फुली सॉल्व्ड हैं। बेसिकली ये निचोड़ है एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, 10 साल के पीवाईक्यूज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का और लेटेस्ट ट्रेंड का। इस शॉर्ट क्वेश्चन लगाने के बाद आपकी प्रिपरेशन काफी तगड़ी हो जाती है। जो बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन लगाना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, यहां पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे, लेके लगा लीजिए। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।